चलिए स्टार्ट करेंगे। ये रजिस्टर खोल के देखें कल क्या बात चल रही है। क्या डिस्कशन हुई है कल? कुछ नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा था सर? समझ आ गया था? क्लियर हो गया था जी सबको? चले सेकंड पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 1। एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगा। आपके पास जो नोट्स है उसमें सेकंड पेज क्वेश्चन नंबर 1 करें शुरू। इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। मार्च के एंगल से डाटा दिया हुआ जी। इन्वेंट्रीज ऑन 1 मार्च, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। 1 मार्च की अगर इन्वेंट्रीज हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? मार्च का मंथ है, इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं यार? ये तो बता देंगे क्या हो गया। स्टॉक ही का नाम बना है क्या? क्या बना फिर? ओपनिंग स्टॉक्स के बने? किस किस के? देन जरा काइंडली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जरा जहन में रखे जो कल बनाई थी। नीचे जरा इसकी एक लिस्ट बनी हुई पढ़े जरा। रॉ मटेरियल परचेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गैस लाइट एंड पावर, indirect material consumed, indirect labor, direct labor, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। पता है सब कुछ? लास्ट में 31 मार्च की इन्वेंट्रीज दी हुई हैं। मार्च के मंथ के एंगल से डिस्कशन हो रही है तो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। आसान सा पहला सवाल है। रिक्वायरमेंट फॉलोइंग कंप्यूटेशंस। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पता है कैसे आती है? कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आ जाए तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होकर फिगर क्या बनेगी? नहीं नहीं नहीं, पहले टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी, फिर उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेगी। लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ब्रैकेट में लिखें, ये सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल को कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जो चीजें बेची उनकी कॉस्ट, विच सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? ओपनिंग स्टॉक किसका किसका किसका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ पूरे पूरे वर्ड्स बोले ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस। चले वर्किंग करवाएंगे, रजिस्टर खोलो। जी ऑल स्टूडेंट्स स्टार्ट। ये बिजनेस नेम बेटा अगर अवेलेबल हो तो हमेशा बिजनेस नेम लिख के स्टार्ट करें। बताएं क्या है नाम? रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
for the month of March 2015. For the month of March 2015. ये नेट का जरा मसला है। ये ढूंढे नहीं, बस आपने इसे ढूंढने फिगर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताए। सिंपल से डाटा जरा एक दो क्वेश्चन में साथ करें, फिर एक साइड आप खुद कीजिएगा। थोड़ी सी वर्किंग करवा दें, जरा स्टेटमेंट याद करने की कोशिश करनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताएं कितना। 24080, बस फिगर्स ढूंढ के लिखनी है साथ। प्लस परचेजेस ढूंढना 148580, तो परचेज रिटर्न ढूंढना, परचेज रिटर्न्स ढूंढना, तो कैरिज इनवर्ड्स ढूंढना है। आगे चलें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 37144, वर्किंग कर। ये सर 135516, so raw material consumed means opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock of raw material। जी सेकेंड रिक्वायरमेंट की हेडिंग लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये आ गए यहाँ पे सारे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये कल वाला फॉर्मेट जरा देखें एक नजर। सबसे पहले तो एक रॉ मटेरियल की हेडिंग लिख के कल हमने कंज्यूम की वर्किंग की थी, लेकिन बेटा अब क्योंकि रिक्वायरमेंट ए में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया हुआ है, और ये टाइम वेस्टिंग है कि दोबारा सेम फिगर्स लिखें। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज देख के स्टार्ट कर लूँ, सभी कर लें सर। अगर रिक्वायरमेंट ए डेफिनेटली ना होती तो फिर हम पूरी पूरी वर्किंग दोबारा कर रहे होते, लेकिन क्योंकि फिगर सॉल्व हुई भी है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज 135516 रिक्वायरमेंट ए में से उठाया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन? आगे बोले। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 74500, दोनों को प्लस करके प्राइम कॉस्ट तक आए। कैलकुलेशन क्या करें काइंडली सारा।
कैलकुलेटर अभी तक फिगर्स आती जा रही है, हम लिखी जा रहे हैं। 2100 16 देन प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री एवरेज की हेडिंग लिखें और इसकी जरा लिस्ट खुद से बना जरा। और मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फिगर्स रहेंगी फैक्ट्री की, उसकी बस एक लिस्ट बननी है। आप लोग बना लें लिस्ट, पर मैं लिखता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप हो गए इकट्ठे जाना। अगर आपके पास पेजेस नहीं फैक्ट्री किसके साथ हो रहेगा। ये तो पेजेस अवेलेबल कर दें। जी सर, क्या क्या आएगा इस लिस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स में? रिपेयर मेंटेनेंस, गैस लाइट एंड पावर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। कर लेंगे इकट्ठा। एक इंडिपेंडेंट अलग से टोटल करें फैक्ट्री ओवरहेड्स। 63283। एनी कंफ्यूजन? फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उन सबको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। बस मेक द थिंग सिंपल। आगे क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के टोटल के बाद क्या आएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन्वॉल्व रहना यार, छोटी छोटी चीजें फाइनल करें। जी 210016 प्लस 63283 273 299
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के दो नाम और भी हैं, अगर वैसे ही सिर्फ सुना दें। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी। आती कैसे है फिगर? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। कंक्लूड करें, इसके बाद क्या आना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट बताएं। मार्च का मंथ है तो मार्च के स्टार्ट के जो स्टॉक्स हैं वो ओपनिंग है, और मार्च के एंड के जो स्टॉक्स हैं वो क्लोजिंग है। 47130, यही 130 ही है। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। 49460। ये फाइनल करें। 270969। चलें, जो कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी से कर। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया आप लोग सी रिक्वायरमेंट्स और इंडिविजुअली करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल ही है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक नजर कल वाला जो नोट किया था उसमें से रिवाइज करना, इंडिविजुअली करें कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कभी वर्ड आए तो सिंपली किस चीज की बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ही की बात हो रही है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रिपीट किया करें बार बार ताकि अब ये चीजें सेट रह जाएंगी। नोट के कंप्लीट करें। जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 34842। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से आएगी? सॉल्व होगी भी है सर। 270969 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 32956। So finally cost of sales is 272855। कैलकुलेशन प्लीज जब भी क्लास में कभी हो रही हो तो कैलकुलेटर अपना यूज करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहुंच गए यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन जी प्लीज, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज कंप्लीट करें।
लोग लिख रहे हैं कंप्लीट करके बताइए। इनके पास पेजेस नहीं है, जरा बता दीजिएगा जरा। इस तरफ पे जाना। जी एनीबॉडी राइटिंग प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चला एक क्वेश्चन नंबर 2। एनीबॉडी राइटिंग प्लीज। जी आहिस्ता आहिस्ता जरा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जरा बढ़ता रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे साथ जरा पढ़े पहले। प्लीज अब फुल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, इसमें नहीं कोई फायदा ऐसे क्वेश्चन देख देख के बोर्ड से लिख लेना, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ एनकेल एंटरप्राइजेस। एनकेल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोड्यूसेस का मतलब बनाया जा रहा है या खरीदा जा रहा है। On 31st July 2008, the finished goods stock consisted of 4,000 units valued at rupees 220 per unit. 31st July 2008 को फिनिश गुड्स के 4,000 यूनिट्स थे और हर यूनिट की एक वैल्यू बता रहा है 220 पर यूनिट। एंड द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज वर्थ 5,40,000। तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 जुलाई पे। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बुक्स ऑफ अकाउंट शो द फॉलोइंग। अब अगस्त 2008 के एंगल से कुछ डाटा दिया हुआ है। करना क्या है, डेफिनेटली वो तो रिक्वायरमेंट जब आएगी तब डिस्कस करेंगे। आप इस तरह करें, अपने जहन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट रख के जरा आपने मुझे बताना है कि ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कहीं आती है नहीं आती। रेडी जी। रॉ मटेरियल परचेस किस जगह आती है, या रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग। डायरेक्ट लेबर किस जगह प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन से पहले डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होती है। सेलिंग कॉस्ट, कंसंट्रेट प्लीज। सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आती है, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। और सर जी आते हैं सर, प्लीज आते हैं यार प्लीज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सेलिंग कॉस्ट कहाँ आती है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनानी होगी तो फिगर आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आनी चाहिए। प्लीज क्लियर है। डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी किस जगह आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सोच के, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, बल्कि अक्सर हमारे वर्ड्स होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। एक सेकंड छोड़ दें, मैं बताता हूँ। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आप बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएंगे। ये किस जगह आते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, एडमिन एक्सपेंसेस है ना। लेकिन अगर यही लास्ट पहले फाइनल करें, अगर यहाँ लिखा होता अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसने आना था। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। अब जरा आए सेकंड लास्ट पे, जब मैंने अभी छोड़ा था अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब अदर अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जो अकाउंटेंट्स की सैलरी है, अकाउंटेंट्स को अगर सैलरी दे रहे हैं तो उसकी अमाउंट की बात हो रही है। अब इस लाइन में नहीं, इस लाइन में जरा क्लियर नहीं है। अगर लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, तो फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसने आ जाना था। और अगर लिखा होता अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर इसने प्रॉफिट लॉस में, फिर तो क्लियर हो जाना था। प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा तो हुआ, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि फैक्ट्री से रिलेटेड है या हेड ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए जरा रिक्वायरमेंट के नीचे एंड में बिल्कुल जाए पेज के, एक छोटा सा नोट पड़ा जरा। ये बात मेरी समझ आ रही है प्लीज। अगर तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाती कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आना था।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता तो एडमिन में आना था, लेकिन अगर क्लियर ना हो तो पढ़ लें जरा एक लास्ट सेंटेंस, जरा नोट लिखा हुआ। देन अकाउंटिंग कॉस्ट इज अज्यूम टू बी एन, अब डेफिनेटली अकाउंटेंट्स की जरूरत रिकॉर्ड कीपिंग के लिए फैक्ट्री में भी जरूरत पड़ती तो है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो नॉर्मली अकाउंटेंट्स जो है फिर हेड ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है प्लीज। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फिर अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगी? प्लीज आएगी सर। कब आती? अगर पता चल जाता कि ये फैक्ट्री अकाउंटिंग की कॉस्ट है। तो एक दफा जरा दोबारा ये सारा टेबल देखें, इसमें से कौन सी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है, जरा दोबारा बता दें। सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आगे अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, और अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का अगर पार्ट नहीं है तो इट डजंट रियली मींस कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अगर नहीं आएगा तो इसने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो उसमें आना है। एक सेकंड अपने जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बल्कि कल वाला जरा फॉर्मेट निकालें जो कल बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो फाइनल बनाई थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, मेरा क्वेश्चन गौर से सुन के आंसर करने की कोशिश करें और प्लीज इन्वॉल्व रहा करें यार। क्या इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बिजनेस का टोटल एक्सपेंस आ गया? क्या इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का टोटल एक्सपेंस आ गया? फैक्ट्री का एक्सपेंस आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस आ गए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। अगर हम बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं होने चाहिए? सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बिजनेस की गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट का खर्चा आ गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ गए। तो इट डजंट रियली मींस कि ये एक्सपेंसेस नहीं है जो मैंने चार टिक लगाए। सिर्फ कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड नहीं है। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड नहीं है तो इन्होंने ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में जरूर आना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये गुड्स को बनाने का एक्सपेंस नहीं है, या तो गुड्स को सेल करने का एक्सपेंस है या बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है सर, क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें सही जहन में रखना जरा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तभी सही प्रॉफिट आएगा अगर बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस आ गए हों? सर प्रॉफिट तभी आएगा अगर बिजनेस की सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस आ गए हों। थोड़े से इनकम और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो चले जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। तो बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ होने चाहिए? 100% होने चाहिए, तभी बिजनेस का सही प्रॉफिट आएगा। तो बिजनेस की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस आएंगे तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। तो दोबारा मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस आ गए? कहाँ कहाँ कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है, और जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस है वो बाद में। ठीक है प्लीज, आए वापस। अदर इंफॉर्मेशन पढ़े आप। 8,000 units of finished goods were produced during August 2008। अब ये क्या 8,000 यूनिट्स, ट्राई टू ट्रांसलेट, इन्वॉल्व में क्या है ये 8,000? किस महीने में 8,000 क्या है? अगस्त के महीने में 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना लिए हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31st August अमाउंटिंग टू ₹6 लाख। रॉ मटेरियल के स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 अगस्त पे। जी वो भी पता चल जाएगा जरा कि पीरियड कितना है हमारा। देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, however on 31st August the value of the work in process is approximately, मंथ के स्टार्ट पे वर्क इन प्रोसेस नहीं था, लेकिन मंथ के एंड पे वर्क इन प्रोसेस 2.5 लाख रुपया गिवन है। और फाइनली वो कहता है 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल ऑन स्टॉक ऑन 31st of August 2008। अब जरा फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेकंड जाए जरा, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक 31 जुलाई 2008 की इंफॉर्मेशन थी।
फिर उसके बाद जो टेबल था ये अगस्त के एंगल से था, तो एक मंथ की शायद वर्किंग हो रही है। किस मंथ की? अगस्त। तो अगस्त के एंगल से अगर सोचें तो क्या 31 जुलाई 2008 वाले स्टॉक्स हमारे लिए ओपनिंग हो जाएंगे? पिछले महीने के एंड पे जो स्टॉक्स हैं वो हमारे लिए नहीं, पिछले महीने के एंड पे जो स्टॉक्स हैं उस वक्त क्लोजिंग होंगे, हमारे लिए ओपनिंग हो जाएंगे। और नीचे अगर आप आए एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 में जरा देखें, रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग दिया हुआ है अगस्त के एंड पे। और नंबर 3 में वर्क इन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है। और पॉइंट नंबर 4 में क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी दी हुई, क्वांटिटी दी हुई, अमाउंट दी हुई, क्वांटिटी है, यूनिट्स क्वांटिटी। अब हमसे क्या रिक्वायर्ड है, फुल कंसंट्रेशन से रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये जो आखिरी पॉइंट में पॉइंट नंबर 4 में 5000 यूनिट्स आए हैं, शायद उन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करने को हमें 31 अगस्त पे कहा जा रहा है। और किस मेथड से कहा जा रहा है? वेटेड एवरेज मेथड भी और FIFO मेथड भी। मींस टू से दो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों रिक्वायरमेंट से वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स हम कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं। इससे पहले कि अब हम क्वेश्चन करें, जरा FIFO वेटेड एवरेज को जरा रुक के जरा एक सेकंड पहले रिवाइज कर लें, रजिस्टर खोलें जरा। कभी वर्ड सुने FIFO वेटेड एवरेज? कभी सर इत्तेफाक हुआ है सर? तो इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले जरा कुछ चीजें रिफ्रेश कर लें। जरा एक हेडिंग लिखें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस हेडिंग लिख के जरा रुक जाए, फिर थोड़ी सी बात पहले मेरी सुन लेंगे। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो पहले हम जरा कुछ जो शायद पहले हमें रीजनेबली आइडिया, पहले उसकी बात दोबारा कर लेते हैं। पहले ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से सोच लो, क्या ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं? ठीक है, जो चीजें खरीदी वही बेचनी है, लेकिन अगर 100% गुड्स जो परचेज की हैं वो सारी सेल नहीं हुई है तो कुछ स्टॉक बच सकता है। तो जो स्टॉक बचेगा उसकी फिर कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर सकें। तो ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो FIFO और वेटेड एवरेज दोनों यूज हो सकते हैं। FIFO सही है या वेटेड एवरेज? दोनों अलाउड है, FIFO से वर्किंग भी हो जाती है और वेटेड एवरेज से भी। FIFO में क्या अज्यूम होता है? FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि वी अज्यूम आइटम्स परचेज फर्स्ट आर आर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? फर्स्ट इन मींस परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख यूनिट्स आपने खरीदे हैं और उसके बाद फर्दर परचेज होगी 1,50,000 यूनिट्स की, ठीक है, और 50,000 यूनिट्स का स्टॉक बचा है, तो क्या अज्यूम करेंगे कि 1 लाख में से बचा होगा या 150 में से? 1 लाख वाले यूनिट सेल हुए होंगे, फिर 150 में से भी 1 लाख सेल हो गए होंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से सोचें तो व्हाट डज इट मीन्स कि जो आइटम्स पहले खरीदी होंगी वो सेल हो गई होंगी। इन अदर वर्ड जो स्टॉक है वो कहाँ से बचा होगा? लास्ट परचेजेस से बचा होगा या अर्लीस्ट परचेजेस से बचा होगा? जब साल के एंड में परचेज होंगे फिर वहां से स्टॉक बचा होगा। ठीक है, कुछ आता है याद? बाकी भी वर्किंग करते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज अगर हो तो आप कॉस्ट अगर वेटेड एवरेज से निकालना चाहें तो वेटेड एवरेज में पहले एक रेट निकलता है, तो ट्राई करें प्लीज। रेट का कोई फॉर्मूला? वेटेड एवरेज में एक रेट की वर्किंग होती है बाय यूजिंग अ फार्मूला, रेट पर यूनिट निकाला जाता है। आता है याद? थोड़ा थोड़ा मीन्स कुछ नहीं जी। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट दी जाती है, अब तो बता देंगे कुछ है।
फिर उसमें परचेजेज ऐड होती हैं, नो सर, और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, और परचेजेस क्वांटिटी। फाइफो की बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज की। तो पहले एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस अमाउंट, और फिर इन अमाउंट्स को क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड परचेजेस क्वांटिटी। यहाँ से जो रेट आ जाएगा, रेट पर यूनिट, उसको फिर रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट अगर निकालनी है हमने, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो पहले एक रेट आ जाएगा और रेट को फिर मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है प्लीज। फाइफो में अगर वर्किंग करनी है तो फाइफो में फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्टॉक कहाँ से बचा है, किन यूनिट से बचा है, और अकॉर्डिंगली फिर उन यूनिट्स का रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरे बताने से आप कुछ याद आ गया सर? लेकिन ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात की है, ट्रेडिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यही फाइफो या वेटेड एवरेज अगर अप्लाई हो तो थोड़े से बस वर्ड्स का डिफरेंस होगा, और वर्ड्स का डिफरेंस भी कल आपको पता चल गया था, तो प्लीज मेरी जरा सही हेल्प कीजिएगा जरा। यही फार्मूले अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज हो और फाइफो की बेस पे वर्किंग करना चाहें आप, तो जरा ऊपर पढ़ के जरा थोड़ा सा नीचे वर्किंग करवाने की कोशिश करें। क्या वर्ड्स लिखो नीचे? आइटम्स परचेज फर्स्ट या प्रोड्यूस फर्स्ट? आइटम्स प्रोड्यूस फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप चीजें बना के बेचते हैं, तो रादर देन परचेज फर्स्ट, प्रोड्यूस फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। लेकिन अगर वेटेड एवरेज यूज हो रहा हो तो यहाँ भी एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होगा, लेकिन रेट पर यूनिट के ऊपर जो फॉर्मूला उसमें जरा तो चेंज सजेस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट लेंगे, लेकिन परचेजेस की जगह जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स जरा जहन में लाया जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कभी वर्किंग किया आपने? ट्रेडिंग बिजनेस में किन वर्ड से करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस की अमाउंट होती है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लियर है? किसकी जगह कौन सा वर्ड आ गया? क्योंकि चीजें बना के बेच रहे होंगे या खरीद के बेच रहे होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय, ये दोनों अमाउंट्स होंगी, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, और जरा आगे जरा भी वर्ड जरा थोड़ा सा चेंज करें, परचेज की जगह परचेज क्वांटिटी या प्रोड्यूस क्वांटिटी। गुड्स को बनाया होगा बेचने के लिए या खरीदा होगा? यकीनन रॉ मटेरियल की बहस भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अभी पहले फिनिश गुड्स के एंगल से बात कर लेता हूँ, फिर वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो कैसे मैयर होता है वो फिर इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। तो प्रोड्यूस यूनिट समझेंगे, बनाए हुए यूनिट्स या खरीदे हुए यूनिट्स, और वंस अगेन हमारी इस वर्किंग से एक रेट आ जाएगा, और उस रेट को फिर हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स टू से रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। प्लीज क्लियर है? लिख लें जरा, जिसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन।
एनी कंफ्यूजन बारह लिखते हुए जरूर। टाइपो वेटेड एवरेज दोनों एक्सेप्टेबल हैं। एग्जामिनर जो मेथड इंडिकेट करे अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग आनी चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी कंप्लीट करके तो काइंडली बताइएगा। वर्ड्स में डिफरेंस क्यों है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में? ट्रेडिंग में क्या हो रहा है? परचेज करके सेल, और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करके सेल। प्रोड्यूस करके या मैन्युफैक्चर करके? नहीं मतलब ये सोच लेना एक ही बात है शायद। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता था। जी एनीबॉडी राइटिंग? आप क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आप हेल्प करें, रिक्वायरमेंट देखते हैं अब क्या करना है।
आपका क्या ख्याल है, अब क्या करें, क्या मांग रहा हमसे? ट्रेडिंग बिजनेस का डाटा पढ़ रहे हैं अभी या मैन्युफैक्चरिंग? तो क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइफो से या वेटेड एवरेज से? तो दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, पहले वेटेड एवरेज से कर लेते हैं और फिर जिस तरतीब से लिखा हो फिर फाइफो से वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है प्लीज, तो आए रजिस्टर खोलो। कोई लिख तो नहीं रहा फॉर्मूला? स्टार्ट लेंगे प्लीज, साथ साथ रहेगा, वर्किंग कीजिएगा, इन्वॉल्व रहना। बिजनेस नेम बताएं। एनकेल इंटरप्राइजेस। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट करनी है। पहले हमसे रिक्वायर्ड है वेटेड एवरेज। जी क्वांटिटी पता है हमें? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी पता है सर, कितनी? और उसकी बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेटेड एवरेज, अब मेन चीज ये होती है कि आपको सही फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्टली क्लियर हो। तो वेटेड एवरेज है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक रेट पर यूनिट निकलेगा। एक मिनट रुक जाओ जरा, छोटी सी वर्किंग फाइनल करने से। अब रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करूं? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ढूंढने कहीं, फिनिश गुड्स की बहस हो रही है। मंथ के महीने, मंथ ऑफ अगस्त में हमें, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जा रहा, 4000 के है ओपनिंग यूनिट्स हैं, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 220 अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, मींस ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मिल जाएगी। तो डेफिनेटली उसे सॉल्व कर लेंगे, मैं वर्किंग लिख रहा हूँ। फिर उसमें क्या ऐड होना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट बन जाएगी, उसमें क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, फिर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन तो है लेकिन फिगर नहीं है अभी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या उसकी जगह मैं एक वर्किंग वन का रेफरेंस लिख लेता हूँ, फिर अभी वर्किंग करते हैं। ठहरिए पहले एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220 करके क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट निकाल रहा हूँ। फिर प्लस क्या करना है, उसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर मैंने एक वर्किंग वन का रेफरेंस लिख लिया। बेस में जरा है, बेस में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी 4000 है, और क्या आता है बेस में, प्रोड्यूस क्वांटिटी ढूंढना है यार, है प्लीज। मंथ ऑफ अगस्त में कितने यूनिट्स बनाए हैं, 8000 अवेलेबल है। इट मींस ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मिल गई हमें। रेट कितना बता रहे थे आप लोग, 8,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बस रहती है, बेस में हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन भी मिल गई है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लें तो इंशाल्लाह हमारे पास फिर रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आ जाए यहाँ पे, लिख रहे फिगर्स। डेफिनेटली ब्रैकेट में मैंने वर्किंग लिख दिया आपको, जरा आइडिया देने के लिए, वरना जरूरी नहीं है।
आप सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व करके 880 भी लिख सकते हैं। मैंने ज़रा फिगर्स जो ढूंढी गई हैं उनको ज़रा रिप्लेस कर दिए। एनी कन्फ्यूजन? देखिए अब नीचे बेटा भाई रेट आएगा, रेट्स को फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो 4-5 लाइनें नीचे ज़रा छोड़ दें और वर्किंग वन में आ जाएगा। इस चीज़ की वर्किंग करवाने लगे आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब मुझे पूरी एक स्टेटमेंट बनवानी है अपना, पूरा एक फॉर्मेट। मकसद इसका ये भी होगा क्वेश्चन का कि हम जरा फाइनल कर लें अपने जहन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, बार बार बनानी पड़ सकती है हमें। जी सारी हेडिंग्स वगैरह जहन में लाएं जरा। सबसे पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल लिखें जी हेडिंग। साथ साथ चलें, फिगर्स आप भी ढूंढें लिखवाएं भी। अब क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना है, फर्स्ट पैराग्राफ। फिगर्स इधर ही है, सारी ढूंढनी है जी। 5,40,000 मिल जाएगा जी, प्लस रॉ मटेरियल परचेज ढूंढना है 8,45,000। एनी परचेज रिटर्न्स, कैरिज इनवर्ड्स, आगे बोलें। ढूंढे क्लोजिंग स्टॉक, नीचे इंफॉर्मेशन में है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, 6 लाख। सॉल्व करें। ओके क्वेश्चन में से प्लीज फिगर्स ढूंढ के लिखने की आदत बनाएं, ऐसे बोर्ड से देख के लिखना इज यूजलेस। आगे देन बताएं। डायरेक्ट लेबर की फिगर है 7,35,000। यहाँ तक प्राइम कॉस्ट सॉल्व करना, 15,20,000। हो गया यहाँ तक 15,20,000। इफेक्टिव रेट लिस्ट बनाया जरा खुद से, और एहतियात रखें जो फिगर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आनी है बस वो लिखें, जो नहीं आनी उन्हें इग्नोर करने का भी पता होना चाहिए। बनाए लिस्ट।
जी कितनी फिगर्स आ रही हैं? 5 ही बनती हैं शायद। डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सबको पता है जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन रही हो तो वहाँ यकीनन उन्होंने आना। सम कर दें। 404600। एनी कंफ्यूजन प्लीज? वाइंड अप करें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, फिर वर्क इन प्रोसेसेस ढूंढना। जी बेटा कंप्लीट करना, मैं 1 मिनट में। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी शायद 1924,600 प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके। देन फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पॉइंट नंबर 3 है शायद नीचे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, 0 है, बस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हो जाएगा। टू लैख 50,000। फाइनली 16,74600 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट कर लें प्लीज, किसी फिगर में कोई मसला है तो बताएं। ठीक है जी, प्लीज कंप्लीटेड है। ये बड़ा स्टेटमेंट होगी कंप्लीट सबकी? ये ऑल स्टूडेंट्स आपकी? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चलें, अब इस फिगर की जरूरत कहाँ थी 16,74600 की? क्या कर रहे थे और क्या किया है? एक रेट पर यूनिट निकाल रहे थे और वर्किंग वन करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब आ गई है। आए प्लेस करें फिगर 16,74600। ये अब प्लीज कैलकुलेटर पकड़ें और सब लोग रेट की वर्किंग करें। हो गया जी रेट? ये निकालें जी सब रेट। मुझे फाइनल लिखवाना है, पॉइंट्स में जा रहा है थोड़ा सा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये लिखना कैसे, कैसे लिखूं ये रेट? कभी राउंड ऑफ किया है जिंदगी में? तो बताएं कैसे किया है, बताएं कैसे फाइनल लिखूं। 2 1 जी बताएं जी। रेट बेटा हो ना तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन बस 2 डिजिट से आगे ना जाए, 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ कर लें। अगर कभी रेट या परसेंटेज हो तो पॉइंट्स में जाके 2 डिजिट्स पे सॉल्व कर लें, और अगर रुपीज लिख रहे हो
अमाउंट्स को ही लिख रहे हैं, उसको फिर राउंड ऑफ कर ले रुपीज में। फर्क तो नहीं पड़ता, 213 भी ठीक है, लेकिन जरा थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस जरा ज्यादा आ जाएगा। तो रेट या परसेंटेज अगर है तो पॉइंट्स में चले जाए, लेकिन डेफिनेटली पॉइंट्स में जाके सारे लिखना तो टाइम वेस्टिंग है। बस पॉइंट्स के बाद जाके 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना, और जब अमाउंट्स निकाल रहे होंगे तो उसको फिर रुपीज में वो कन्वर्ट करना। मतलब फॉर एग्जांपल बताएं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। 212.88 मेरा ख्याल हो जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस काइंडली एक रूल बना लें कि अगर रेट या कोई परसेंटेज आ रही है तो पॉइंट्स में जाके 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। कर लिया करेंगे, कर लिया करेंगे सर जी। अब रेट आ गया, अब इसका करना क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए इस रेट को क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होना है। अब यहाँ भी एक कंफ्यूजन हो सकती है, मेरे साथ रहिए जरा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। सबने जरा आंसर बताना है मुझे। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे होंगे तो अभी फाइनल कर लेना। फाइनल आंसर बताएं जी सारे। 106644 सॉरी दोबारा बताइए। 106440 सबका सेम है जी? सबका सेम है? एनी कंफ्यूजन? करें कंप्लीट। अब आपने जब वर्किंग करनी है ना, तो जो राउंडेड रेट है उसी की बेस पे करें। अगर वो पूरा रेट ले लेंगे जो आपके कैलकुलेटर पे आ रहा था, तो उसकी वजह से फिर कुछ डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा। मेरा ख्याल है 17 या 16 आ रहा होगा अगर पूरा रेट एज इट इज ले रहे हैं तो। लेकिन अगर वंस अगर आपने रेट को राउंड ऑफ कर लिया है तो काइंडली उस राउंडेड रेट की बेस पे ही वर्किंग कर लें। वैसे तो एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास में फिर डिस्टर्बेंस रहती है कि मेरा आंसर वो है और वो है। तो राउंडेड रेट अगर आपने रेट राउंड ऑफ कर लिया है तो काइंडली उसी की बेस पे फर्दर वर्किंग करें। एनी कंफ्यूजन प्लीज एनीवेयर? ये क्या किया जी हमने, जरा देख के बताएं जरा, जो सारी वर्किंग हुई है क्या एग्जामिनर ने रिक्वायर किया था और आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर लिया? तो वेटेड एवरेज से अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम कर लिया है, लेकिन अभी सेम क्वेश्चन किस मेथड से रहता है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें 5 को। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में FIFO मींस आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। हेडिंग बस लिख के रुक जाए जरा। FIFO से कॉन्सेप्ट जरा समझ लें फिगर्स के साथ, उसके बाद फिर आराम से नोट कर लीजिएगा। अब अमाउंट्स हमारे पास आ गई हुई सारी, बस सिर्फ सोचना है थोड़ा सा। करूँ स्टार्ट? ये चंद एक फिगर जरा तरतीब से मुझे लिखवा दें, आपको भी समझना आसान हो जाएगा, फिर आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहले मुझे जरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जरा यूनिट्स लिखवाएं प्लीज सर, प्लीज सर। 4000 यूनिट्स हैं और इन 4000 यूनिट्स की टोटल अमाउंट बताएं जरा। सॉल्व हुई भी है, 880 की बात हो रही है। तो FIFO से बड़ा अगर वर्किंग करनी है तो थोड़ा सा डाटा बस अरेंज करना है। बाकी डेफिनेटली FIFO में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अभी मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं पहले फिगर्स लिख रहा हूँ जो जरा हमें हेल्प कर सकती हैं। देन आपने मुझे जरा प्रोड्यूस यूनिट्स बताने हैं प्लीज सर। देन अगला क्वेश्चन मेरा गौर से सुने, इन प्रोड्यूस यूनिट्स की कॉस्ट बतानी है। सोचा जरा, देखें जरा डाटा। क्वेश्चन मेरा क्या, मैंने क्या बोला, रिपीट करें जरा। क्वेश्चन 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 मेरा क्या है? इन प्रोड्यूस यूनिट्स की कॉस्ट बतानी है। पता है हमें किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस जो गुड्स बनाई है उनकी कॉस्ट। तो कितनी गुड्स बनाई है तो कितनी कॉस्ट आई है? कंफर्टेबल है प्लीज? देन उसके बाद आपने मुझे सोल्ड यूनिट्स लिखवाना है। नहीं है, नहीं है, टेंशन है। सोल्ड यूनिट्स गिवन नहीं है, आ जाएंगे। सोल्ड की जगह मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। ये तो है ना यार,
5000। अभी नहीं, 5000 यूनिट्स की हमने अमाउंट अभी निकालनी है बाय यूजिंग FIFO। थोड़ी देर पहले जो ऊपर आंसर आया हुआ है 1064, ये किस मेथड से आया हुआ है? वेटेड एवरेज से। तो अब यही 5000 यूनिट्स की कॉस्ट हमने FIFO से निकालनी है। तो इसका तरीका FIFO में ये होता है कि आप जरा सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम को जरा गौर से देखें। जरा कितने यूनिट्स ऑलरेडी हमारे पास थे पीरियड के स्टार्ट में? 4000। कितने और बनाए? टोटल कितने हो गए? 12000 में से बचे कितने? तो अगर मैं जो बचे उनको माइनस कर दूं तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर पकड़े जरा। 12000 टोटल थे, 5000 अगर बच गए हैं तो इसका मतलब 7000 यूनिट्स सेल हुए होंगे। तो ये हमने एक बैलेंसिंग फिगर सोल्ड यूनिट्स की निकाल ली। फाइफो में सबसे पहले आपको सोल्ड यूनिट्स का इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए जरा जरूरत पड़ती है। तो 7000 को जरा गौर से देखें, क्या ये वो यूनिट्स हैं जो ड्यूरिंग द मंथ हमारे बिजनेस से आउट हुए हैं? तो ये सेल है। अब इसको जरा रिलेट करें स्टार्ट से जो यूनिट्स हैं। सबसे पहले कौन से यूनिट सेल हुए होंगे? 4000। तो 7000 का एक ब्रेकअप बन रहा है। 7000 में सबसे पहले 4000 ओपनिंग वाले यूनिट सेल हुए होंगे और फिर 3000 कहाँ से सेल हुए होंगे? प्रोडक्शन से। इट मींस प्रोडक्शन अगर 8000 यूनिट्स की है तो 3000 यूनिट सेल हो गए होंगे। तो 5000 यूनिट्स स्टॉक में बचे हैं, वो प्रोडक्शन में से बचे। तो ये डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ा कि हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड। तो 7000 का एक ब्रेकअप क्या बन रहा है? पहले ओपनिंग के 4000 सेल हुए होंगे, फिर प्रोडक्शन थी कितने की? 8000 में से 3000 सेल होके टोटल 7000 पूरे हो गए। तो इसका मतलब स्टॉक हमारा कहाँ से बचा है? प्रोडक्शन में से। तो इसलिए अब सिंपली क्या करना है आपने, जब क्लोज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है तो सिंपली क्या करूं, जहां से यूनिट्स बचे हैं वहां से एक रेट निकालें और अकॉर्डिंगली उस रेट को 5000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो समझ आ रही मेरी बात? मसलन क्या करूं, फाइनल बताएं जरा। 1674600 डिवाइडेड बाय क्या करूं और मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? 5000। मैं अपनी इस वर्किंग में ओपनिंग यूनिट्स और उनकी अमाउंट क्यों नहीं ले रहा? ठीक है, वो भी ठीक है आपकी बात। फाइफो में जहां से स्टॉक बचा है वहां से रेट लेना है, क्योंकि ये 5000 यूनिट्स ओपनिंग में से बचे ही नहीं है, इसलिए मैं ओपनिंग को कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो वेटेड एवरेज में तो क्या होता है, एक ओपनिंग और परचे प्रोड्यूस की बेस पे रेट आ जाता है और उससे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन फाइफो में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है, और जहां से स्टॉक बचा है तो वहां से फिर रेट निकलेगा और उस रेट की बेस पे अपनी स्टॉक की वर्किंग कर लेगा। क्लियर हो गया प्लीज? हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टॉक ओपनिंग से भी बचा होता तो हो सकता है कुछ स्टॉक अगर ओपनिंग से बच जाता, मतलब लेट्स अज्यूम अगर ये 7000 की जगह 3000 यूनिट सेल हुए होते, फॉर एग्जाम्पल 3000 यूनिट सेल हुए होते तो 1000 ओपनिंग वाले भी होते और प्रोडक्शन वाले साइड पे सारे बच्चे होते, तो अकॉर्डिंगली फिर ओपनिंग वाला रेट भी आता और फिर प्रोडक्शन का भी आता। तो इंशाल्लाह वो आगे जाके फिर बात करेंगे। मीन्स टू से यहाँ तक मैंने जो बात की वो क्या है, फाइफो में क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है, और जहां से स्टॉक बचेगा वहां से आप रेट पर यूनिट निकालें और अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को मैयर कर दें। क्लियर है प्लीज? चले नोट कर लें, फिर आंसर भी बता दीजिएगा बाद में। जी एक मिनट कंप्लीट कर लें। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? तो फाइफो में जब वर्किंग कर रहे हैं आप फिनिश गुड्स की, तो काइंडली अगर इस तरह से थोड़ी सी वर्किंग आपके सामने आ जाए तो फिगर सॉल्व करना जरा इजी हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज?
जी सर, फाइनल आंसर भी बता दें। 10,466,25। ठीक है जी सबका। 5 4 वेटेड एवरेज का आंसर सेम आता है। ये दो डिफरेंट अजम्पशन से फॉर्मूले बने हुए हैं, तो आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए। आपको बस इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, एग्जामिनर जिससे आपसे रिक्वायर करे आप अकॉर्डिंगली ताकि वर्किंग कर सकें। आई होप के जो कुछ हुआ है सबको क्लियर हो गया है। एनी कंफ्यूजन? चले आइए क्वेश्चन और करें जरा, पेज नंबर 4 पे है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? क्या क्या करना था? 5 4 वेटेड एवरेज से सॉल्व करना था, होपफुली सॉल्व हो गया सबका। तो आइए जरा एक क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ, जरा सॉल्व फिर आपने इंडिविजुअली करना है। करें शुरू? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है शायद दोबारा, लेकिन पेज नंबर 4 है। जी ऑन स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया आपका? ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। आप जरा इंडिविजुअली सोचते जाए, मैं पढ़ता जाऊंगा बस। फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019। डायरेक्ट लेबर, depreciation of plant and machinery, distribution cost, factory manager salary, indirect labor, indirect material, raw material, selling cost, other production overheads, other admin overheads. Following other information is available. Number 1, on 1st June 2019, the stock of finished goods consists of 1350 units valued at rupees 1640 per unit, while stock of raw material was valued at 1490,000। क्या गिवन है ये? जून का महीना था, तो फर्स्ट जून का मतलब सर 5200 units of finished goods were produced during June 2019। ये क्या है? जून की प्रोडक्शन है। There was no work in process at the end of the month, whereas work in process at 1st June 2019 was 2,08,000। इस केस में शायद क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून, रॉ मटेरियल के स्टॉक की 9,70,000 क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है। 1500 units of finished goods were available in stock on 30th June 2019, and cost of finished goods is determined using सिर्फ FIFO मेथड आप कह रहा है। आपसे क्या रिक्वायर्ड है, पढ़े जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने फाइंड आउट करनी है, किस महीने की। डाटा देख के बताएं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग, पता चल जाता है। रॉ मटेरियल, वैसे भी रॉ मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स वगैरह ऊपर वैसे प्रोड्यूसर्स भी लिखा हुआ। जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। उसमें फिर क्या ऐड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की शायद वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू चाहिए होगी।
उसके लिए लास्ट लाइन दोबारा पढ़ें, किस मेथड से वैल्यू निकालनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग की आपने, तो अगर जरूरत पड़े तो फाइफो से वर्किंग कर लेंगे। ये ट्राई करें जरा, थोड़ी देर जरा 10 मिनट पहले लगाएं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जब भी कभी कोई क्वेश्चन कहूँ तो जरूर ट्राई जरूर करें। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सोचने से शायद हो भी जाएगा। अच्छा, एक सॉरी चीज मैं जरा याद दहानी करवाना जरा भूल गया। जरा डाटा देखें पर टेबल में, देखिए रुपीज इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है, इसका आइडिया है सबको क्या? अब टेबल की सारी फॉर्मेशन तो थाउजेंड्स में है, लेकिन नीचे शायद आपको खुद थाउजेंड बनाने पड़ेंगे। तो यकीनन अगर थाउजेंड्स में वर्किंग की जाए तो टाइम सेव होता है, लेकिन फिर सारी फिगर्स थाउजेंड्स में ही होनी चाहिए। तो जो फिगर्स थाउजेंड में है वो ठीक है, लेकिन जहाँ थाउजेंड में फिगर्स नहीं है वो आपको फिर खुद करनी पड़ेंगी। तो थाउजेंड्स में ही करना चाहिए, टाइम सेविंग है। कर लेंगे, करें जरा। वैसे तो माशाल्लाह सारे बने हैं, होपफुली सबको आइडिया है यार। रुपीज इन मिलियंस वगैरह में भी लिखते रहे हैं। ऐसे अगर आप हिम्मत करेंगे तो क्वेश्चन अब सिमिलर सॉर्ट ऑफ है जो भी किया हमने, तो 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। लेट्स ट्राई प्लीज। कंप्लीट करें।
जी बिठा लें, जो बाहर खड़ा है अंदर बिठा लें। नहीं, जो होगा अंदर पीछे बिठा लेते हैं। ओके कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया कंप्लीट।
जी जो हजरात फारिग नजर आ रहे हैं, कंप्लीट हो गया सही। करें करें, बाकी भी करें, भी है टाइम। क्या आंसर आया कॉस्ट ऑफ सेल्स? कंप्लीट करें जी जो कर रहे हैं। जी जो अभी तक कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? हो तो रहा है ना? चलिए फिर पेज नंबर 5 एक नजर देखिए। ये पेज नंबर 5 पे इसका आंसर भी है, तो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई मिस्टेक है तो। एक नजर देख लीजिएगा साथ, ठीक है? तो इन दिनों में भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे से जरा बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो एक दिन शायद कल का और लगेगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोई होमवर्क्स वगैरह भी स्टार्ट होंगे। तो आज कोई होमवर्क तो नहीं दे रहा मैं, बस एक नज़र जरा काइंडली जो पढ़ा हमने, जो 2-3 क्वेश्चन हो गए आज, जरा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अभी आप कर रहे थे, इसका आंसर भी है। अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो कल क्लास का स्टार्ट में फिर मुझे बताइए, ठीक है प्लीज़? चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्लास का स्टार्टिंग टाइम आज कुछ लोगों का ख़राब हो गया है, तो काइंडली प्लीज़ इस तरह ना करें। मेरे ख्याल है शुरू में 10-15 मिनट में ही काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, तो प्लीज़ कम ऑन टाइम इन क्लास, याद रहेगा? अल्लाह हाफ़िज़।